मेल आने के बाद मैंने फिर उनसे जवाब मांगा है। इसके बाद मैंने फिर उनको मेल किया है कि भाई आप हमें टोटल जो अनडिलीवर्ड वोट हैं वो कितनी है, टोटल काउंट कितनी वोट की है आपने। वो इतने अनसुलझे सवाल हैं जो जिनका जवाब मेरे को अभी तक भी नहीं दिया गया। जब 6 तारीख को मेरे पास ये लेटर आता है तो उसके बाद मैंने 7 तारीख को मैंने दोबारा लेटर भेजा। 7 तारीख को उन्होंने दोबारा लेटर जो है अब की बार रिफ्यूज करके वापस कर दिया, भाई हम ले ही नहीं रहे। तो इस तरह की बहुत बड़ी धांधलेबाजी की गई है। और धांधलेबाजी जो की गई है वो क्यों की गई बता देता हूं। जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार हैं कुलदीप सिंह, वो उन्होंने वहां पे एक इंट्रू सिस्टम लागू किया हुआ है। मैं पिछले 6 महीने से उनके खिलाफ बोल रहा हूं, भाई इंट्रू सिस्टम हम नहीं रहने देंगे। क्योंकि जो बच्चा कॉलेज से डिग्री लेके डिप्लोमा लेके अपना प्रैक्टिकल वगैरह करके आ गया, उसके इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान हमारे फार्मेसी एक्ट में नहीं है। ये इंटरव्यू सिस्टम जो लागू कर रखा है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रखा है। जब काउंटिंग डे था तो तब आप सभी उम्मीदवारों को बिठाने क्या क्या पूछ रहे आप? काउंट का हमें बिठाया गया, लेकिन बहुत दूर बिठाया गया। इवन हमारे फोन बंद करा दिए गए। और रजिस्ट्रार और काउंटिंग ऑफिसर जितने भी थे, लगभग 90 के आसपास काउंटिंग ऑफिसर थे, सबके पास फोन थे। और रजिस्ट्रार को तो मैंने इवन ये भी देखा है कि फोन पे किसी को निर्देश दे रहे हैं बार बार। वो मुझे लगता है कुछ मैनिपुलेशन के ही एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। और हमें वहां काउंटिंग एरिया में जाना ही नहीं दिया गया। उसके अलावा सबसे पहले तो प्रेस के सभी साथियों को नमस्कार। क्योंकि आप हैं तो गणतंत्र है, आप हैं तो डेमोक्रेसी कायम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जो पीछे चुनाव हुए हैं उसमें बहुत भारी धांधली की गई है। चुनाव 5 साल में होता है, 9 साल में चुनाव किया गया। रजिस्ट्रार के द्वारा चुनाव करवाया गया हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। जो चुनाव 5 साल में होना चाहिए था वो 9 साल में कराया गया। उसके बाद चुनाव शुरू होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए श्री राजकुमार जी। मैंने एज ए कैंडिडेट उनसे मिलना चाहा तो किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। कभी कोशिश बार बार कहने के बाद भी हमें मिलने के लिए नहीं बुलाया गया, ना ही हमसे वो मिले। उसके बाद अजय शर्मा और पंकज आत्रे, अजय शर्मा जो पिछले 20 साल से मेंबर है और पंकज आत्रे 9 साल से मेंबर है काउंसिल के अंदर। मैंने उनको बताया रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में, ये देखिए कि वो डीओपीटी रूल, भारत सरकार का जो रूल है उसके तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस रूल के तहत 5 साल से ज्यादा कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो किसी भी ऑटोनोमस बॉडी या ऐसी बॉडी में मेंबर नहीं रह सकता इलेक्टिव पोस्ट पे। ये बताने के बाद भी उन्होंने हमारी कंप्लेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया और उनको फिर भी चुनाव लड़ने के लिए वो कर दिया कि यहां पे आप चुनाव लड़ सकते हो। फिर चुनाव शुरू होता है तो टोटल जो वोटें होती हैं वो वोटें सबके पास नहीं भेजी गई और लिस्ट में बहुत बड़ी खामियां हैं। पूरी लिस्ट ही तैयार नहीं की गई। उसके लिए हमने बार बार उनको मेल डाली। ये देखिए इतनी मेल है, ये पूरे मेल हैं, ये लगभग 10-15 मेल हैं जो बाकायदा आईडी के साथ, जो फार्मासिस्ट हैं, वैलिड फार्मासिस्ट हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, आईडी के साथ कि भाई ये रजिस्टर्ड हैं, इनको भेजा गया। लेकिन ना तो कभी को जवाब दिया गया और ना ही उन्हें शामिल किया गया, बार बार कहने के बाद भी। फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, हम बार बार रिटर्निंग ऑफिसर मिलने के लिए कहते रहे लेकिन वो हमारे से कभी भी नहीं मिले। उसके बाद 1 नवंबर जो कि आखिरी तिथि थी बैलेट पेपर वापस आने की रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो मैंने डॉक्टर राजीव टोंक जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे फोन पे बात की शाम को 5:30 बजे के बाद कि भाई अभी तक टोटल वोट कितनी आपके पास आई है। उन्होंने मेरे को जो संख्या बताई वो बताई 7745। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होती है नेक्स्ट मॉर्निंग में, मतलब सिर्फ रात बीच में थी, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में काउंटिंग शुरू होती है तो जो संख्या अनाउंस की गई वो 8844, 1099, लगभग 1100 वोटें रात में बढ़ा दी गई। अब कैसे बढ़ा दी गई वो जानते हैं, जांच का विषय है। इसके बारे में हमने उनसे बात भी की भी कैसे बढ़ गई, तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनको मेल भी की इस बारे में भी टोटल कितनी है कैसे है, वो अभी तक भी हमें नहीं बताई गई है। जो बैलेट बॉक्स हैं जिनमें वोट बोला हर जगह, मैंने सिर्फ बोला है क्योंकि ये इंटरव्यू जो लिखित में नहीं है ना, वो भी बोल के इंटरव्यू लेते हैं, हमने बोल के बताया। वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है। आप रैंडमली भी वहां फार्मेसी काउंसिल बाहर जाकर किसी बच्चे से, जो बाहर बच्चे निकलते हैं, रैंडमली पूछेंगे आपको बता देंगे। और छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, एक बच्चे से लाख रुपए 100 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। देखो आज के दिन मीडिया से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। आप जिस चीज की चाहें उसकी तह तक जा सकते हैं। मेरे को तो आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें न्याय मुझे दिलाएंगे। आपने सीसीटीवी की भी मांग की थी? जी, मैंने सीसीटीवी की मांग की थी, उसमें मैंने मेल भी कर रखी है। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ सीसीटीवी फुटेज
लेकिन मुझे नहीं दी गई। पता है उनको, क्योंकि जब उन्होंने मैनिपुलेशन की है तो दिक्कत होगी। आप कुछ शिकायत के बाद कुछ टाइमिंग भी सोच रहे हैं कि अगर इस समय तक जवाब नहीं मिला, कुछ एक्शन नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अभी हमें उम्मीद है कि केजरीवाल जी इस पे एक्शन लेंगे। सर, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो अनरोल करने के लिए ले रहे हैं या क्या प्रोसेस है इंटरव्यू के बाद? वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें कोई तुक बनता ही नहीं है। वो हमारी नॉलेज को चेक कर ही नहीं सकते। देखो, रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशन बी फार्मा या डिप्लोमा, बच्चे आते हैं एम फार्मा, पीएचडी। एक कम क्वालिफिकेशन का आदमी ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले का इंटरव्यू कैसे ले लेगा? और फिर प्रावधान है ही नहीं, चाहे ले भी सकता हो, जब वहां पे कोई प्रावधान है ही नहीं एक्ट में, तो कैसे ले सकते हैं? ये कहा है कि मेरा नार्को टेस्ट किया जाए और साथ में रिटर्निंग ऑफिसर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इन सब का भी नार्को टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि खाली फोन पे बात होने से नहीं मानेगा ना कोई भी, लेकिन नार्को टेस्ट एक उचित आधार है। तो मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं। इतने का भ्रष्टाचार इसमें करोड़ों में है, भ्रष्टाचार। देखो, आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर साल जो है 700, 800, 1000 बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, तो भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा है। अगर जांच होगी तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आएगा। कहेंगे मेरा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, एक रजिस्ट्रार है, ये एआरओ है, ये आईएएस हैं राजकुमार जी। ये एक के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, एक के कमर पे हाथ लगाए हुए हैं। भाई कोई शादी ब्याह का फंक्शन तो है नहीं। ये जिस तरह से खड़े हैं, ये दूसरे एआरओ हैं राजीव टोंक, ये देखिए कमर में कैसे हाथ लगे। ये 6-7 आदमियों ने मिलकर पूरे डेमोक्रेटिक प्रणाली को तोड़ मरोड़ दिया है, बुरी तरह मजाक बना दिया गया है। कहीं से भी पूरे इलेक्शन में डेमोक्रेसी हमें एक भी जगह दिखाई नहीं दी गई। किसी भी सवाल का हमारे का जवाब नहीं दिया जाता। इवन एक बार भी आज तक भी रिटर्निंग ऑफिसर हमारे से मिले नहीं है, ना असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मिले हैं। तो आपके सिवाय हमारे पास और कोई जरिया नहीं है कि अपनी बात को आगे पहुंचा सकें। इन्होंने इतनी बड़ी धांधली करी क्यों? धांधली के पीछे सीधा एक ही रीजन है कि कुलदीप सिंह जो है शुरू से हमारे खिलाफ है, क्योंकि हम इंटरव्यू प्रथा के खिलाफ शुरू से खड़े हैं। 6 महीने से हम बार बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई हम ये इंटरव्यू सिस्टम यहां पे नहीं रहने देंगे। हम काम वो करो जो एक्ट के अनुसार हो। जो फार्मेसी एक्ट में जो चीज नहीं है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। तो इसीलिए उन्होंने मिलके अजय शर्मा, पंकज यात्रे रिटर्निंग ऑफिसर और दोनों असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इन 6-7 आदमियों ने मिलकर ही डेमोक्रेटिक प्रणाली को तहस नहस कर दिया है। ये सारा मामला है। और इसके है एलजी साहब को हमने पेटिशन दी है, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पेटिशन दे दी है। अब एलजी साहब को पेटिशन देने के बाद इसमें एक और मजेदार बात आई। एलजी साहब की तरफ से भी और पीसीआई की तरफ से भी, ये 2 लेटर हैं। सबसे पहले पीसीआई का बताऊंगा मैं। के लिए अजय शर्मा को मेल किया है कि अजय शर्मा जी आप खुद पे ही एक्शन लीजिए सख्त। अब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि जिस आदमी के खिलाफ हम कंप्लेंट कर रहे हैं, जिस आदमी के खिलाफ हम एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, उसी आदमी को यह कह के मेल की जाती है कि आप अपने खिलाफ एक्शन लीजिए। यह मेल है, ये जो पीसीआई की तरफ से दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की गई है। एसआई लेटर फिर एलजी साहब की तरफ से मेरे पास आया है। उन्होंने मेरे मामले को पूरे को फोटो कॉपी इस पत्र को लिख के और रजिस्ट्रार के पास भेज दिया। हालांकि मैंने कल ही उसका रिमाइंडर लगा दिया है कि सर ये जो है इसके फुल फ्लैश पावर आप हैं, आप इसमें एक्शन ले सकते हैं। रजिस्ट्रार तो इसमें मेन सस्पेक्ट है, आप रजिस्ट्रार को लेटर रेफर मत कीजिए। लेकिन इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर रहे हैं उन्हीं के पास हमारी कंप्लेंट जारी कि अपने खुद के ऊपर एक्शन लो। तो इसमें हमारा एकमात्र सहारा आप मीडिया ही हैं। आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं और आपसे ही मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे न्याय दिला जाए। इसमें जो भ्रष्टाचार का मामला है ना, क्या पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। जब वो एक बच्चे को 4-4 महीने 5-5 महीने तक वहां पे चक्कर कटवा रहे हैं, बच्चा परेशान होकर क्या करेगा? बच्चा परेशान होकर बाहर ढूंढता किसी आदमी को। वो जब किसी आदमी को ढूंढता है फिर वो पैसे की वो करते हैं, वहां दलाली प्रथा शुरू हो रही है। ये तो पूरा भ्रष्टाचार का मामला है और इसी वजह के खिलाफ है। अब उनके एक ही दिक्कत थी कि अगर हम वहां चुन के जाते हैं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। समस्या सारी उनकी दुकान बंद होने से है। अभी आप लोगों ने जो कंप्लेंट लगाई, अगर इस पे कोई एक्शन नहीं होता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगर इस पे हमारा सबसे पहले तो क्या है कि मैं केजरीवाल जी से, माननीय सत्येंद्र जैन जी से और एलजी साहब से, इन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन पर सख्त से सख्त एक्शन लें। क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो बात अभी आई है वो क्या कह रहे हैं कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे अफसर हमारे साथ हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप किसी चैनल पर जाओ, किसी मीडिया में जाओ, किसी को पत्र लिखो, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन अगर हमारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसके बाद हम सड़कों पर आएंगे।
हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनको जो है सड़क पे इनके लोगों को बताएंगे कि देखिए क्या हो रहा है। जो केजरीवाल जी एक नई नीति लेकर आए थे, सरकार बना के आए थे, भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, उनके राज में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये चीजें हम उनके सामने लाएंगे। आपकी कुछ एसोसिएशन? चलिए ओके। हाँ, पहले तो मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने ये अच्छी मुहिम स्टार्ट की है। हमारी बात पूरी पब्लिक तक, पूरे इंडिया में आप ये मैसेज जाएगा। मैं खुद फार्मासिस्ट नवीन कुमार कंटेस्टेंट था इसमें। मेरा खुद का बैलेट ही नहीं आया मेरे घर पे, तो वो कहाँ गया? जब मैं खुद बैलेट लेने के लिए 4-4 घंटे लाइन में जाके लगाऊंगा, एक दिल्ली के कोने से दूसरे दिल्ली कोने में जाऊंगा, मैं चुनाव के लिए कहाँ मैं जाऊंगा अपना। और मेरा ही छोड़ो, और भी कंटेस्टेंट थे, उनका भी नहीं आया। एक संदीप कुमार थे, उनका भी नहीं पहुंचा। तो इतनी मेल करनी पड़ी, इतना मैसेज करने पड़े, जाके कोई सुनवाई नहीं है। तो आप बताइए कि कैसे ही इसको फेयर मान सकते हैं। होता ये कि आप लोग, पैसे की कमी नहीं है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के पास, तो आप पूरे जोन वाइज कोई सिस्टम बनाते, जाके बूथ बनाते, बूथ में जाके फार्मासिस्ट वहां पे अपना वोट कास्ट करते। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल हो रहा है। आज हमारे को कहने की जरूरत नहीं थी, हम भी हार के बैठ गए, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, आगे आने वाले मैसेज कैसे जाएगा? पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? किस लिए ये दिल्ली फार्मेसी काउंसिल बैठी है? फार्मासिस्टों की पूरी गत बनी हुई है। इस टाइम पे बुरा हाल है, लोग मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप जाके देखिए हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होमों में, कहीं भी चले जाइए, फार्मासिस्ट नीचे तबके पे लगा दिया गया है। इनकी जिम्मेवारी बनती थी, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सिर्फ 17,000 ही फार्मासिस्ट पूरी दिल्ली के अंदर है? 40 से 45,000 फार्मासिस्ट दिल्ली के अंदर है। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि सबको बैलेट दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाए? किसकी जिम्मेवारी थी ये? इन्हीं की जिम्मेवारी बनती थी। क्या 17,000 को बैलेट भेजा ये कहते हैं, उनका हिसाब तो बताते कि कितने वापिस आए, कहाँ रखे गए, क्यों कैंसिल किए? एक आदमी अगर बैलेट खोल के उससे गलती से लिफाफा फट गया होगा तो उसने टेप लगा दी, उसको भी साइड लगा दिया गया। इन्होंने किससे पूछा? क्या कंटेस्टेंट से पूछा गया कि इसको वैलिड माने के ना माने? नहीं, अपनी मर्जी से किए गए। 17,000 वोटर्स में क्या पैसे की कमी है? आप लोग किसी को बैलेट भेज रहे हो, बैलेट मेरे पास आया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं उसको रजिस्टर करवा के मैं डाकखाने में जाऊंगा, मैं डाल के आऊंगा। आप सिस्टम ऐसा बनाते ना, सिस्टम बनाना नहीं चाहते, क्योंकि ये पूरे 20 साल से, मैं आपको दिखाता हूं, ये टीमें बनाई गई। ये टीम है एक, ये इन्होंने अपनी टीम बनाई। ये 6 लोगों की 5 टीमें थी। हमारी एक टीम था, पैनल था हमारा, हम 6 लोगों का पैनल था। इन्होंने 6 का पैनल बनाया, ये 5 पैनल बनाए गए ऐसे। तो ये हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि 3 लोग ये जीत गए, 3 लोग ये जीत गए? कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? आप देखिए, हमारी 6 की 6 थी। हमारे आप वोट उठा के देख लिए, 7 नंबर से 13 नंबर तक, 12 नंबर तक हमारे ही लोगों के वोट ऊपर है। इनके कैसे 3 मैनिपुलेशन हुई है, सारी की सारी सिस्टम में धांधली हुई है। हो गया, सोच करो मैं नहीं जा पाया, वो कोरोना का टाइम था, गवर्नमेंट ने भी रिलैक्सेशन दी है। आप उनको रिलैक्सेशन दे, कोई बात नहीं, वोटिंग राइट तो दो ना उनको। आपने काम नहीं किए, आपको दिख रहा है कि लोग हमारे को पकड़ के मारेंगे कि हम काम नहीं कर रहे और हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये इनका सिस्टम था। रजिस्ट्रेशन कराने के अलावा और क्या काम होता है? रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद ये होता है इनका। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 20 साल का एजेंडा है, हमारा भी एजेंडा आपको दिखाएंगे हम। ये 2500 से 3,000 तक का पंजीकरण कर दिया इन लोगों ने। क्यों? उस पैसे का क्या करते हैं? दिल्ली फार्मेसी भवन बनाएंगे दिल्ली के अंदर। आज 30 साल हो गए, एक ईंट क्या, एक नींव तक तो बात की बात है, एक ईंट तक नहीं रखी गई है। क्यों? वो पैसे का क्या करते हैं? कभी आपने बताया बजट इतना पैसा था, इतना पैसा गया, क्या किया? कुछ मतलब नहीं है। और दूसरा ये बताते हैं कि जो ट्रेनिंग करने आते हैं, फ्री में ट्रेनिंग करने आते हैं सर, कि उनकी ट्रेनिंग, हम जो ट्रेनिंग करने आते हैं उनको हम भत्ता दिलवाएंगे। भत्ता आज तक 20 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि किसी को, एक भी बंदे को भत्ता दिलवाया गया। फिर ऐसे झूठे वादे किस लिए? सिर्फ सत्ता, ऐसा क्या मिल रहा है हमें तो बताओ। हम तो सेवा करने के लिए आते हैं कि हम सेवा करेंगे, चलो लोगों को कम से कम। हमारा ये मुद्दा था 55 साल से, और जो दिव्यांग है उनके घर पे बैठे हुए उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हमारी दिल्ली फार्मेसी काउंसिल आपके द्वारा। लेकिन इनको रास नहीं आया, इन्होंने मैनिपुलेशन किया और 3-3 दोनों ज्वाइंट हो गए, क्योंकि दिखा कि हमारी सत्ता अब हिलने वाली है। भाई साहब ने इतना कुछ कह दिया है तो दाल में कुछ काला है।